नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2 बजे दोपहर में 5 बड़ी खबर में पहली खबर तेलंगाना से है, जहां पीएम मोदी ने करीमनगर में राहुल को फिर शहजादा बताया है। उन्होंने कहा कि शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया है। क्या रातों रात कोई डील हो गई है? दूसरी खबर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की है, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया, जिससे सरगर्मियां बढ़ गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में पित्रोदा के बयान पर पलटवार भी किया है। वहीं तीसरी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां बसपा की अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से उत्तराधिकार छीन लिया है और बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था, जिससे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है। वहीं चौथी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। अब 13 मई को मामले में सुनवाई होगी। वहीं पांचवी और आखिरी खबर हरियाणा से है, जहां सरकार के संकट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार के अल्पमत में आने की संभावनाएं तेज हुई है और साथ ही यहां पर सियासी रूप से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। और अब खबरें विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई, उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है? कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की कांग्रेस और पूर्व की बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही दिल्ली शराब घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों भ्रष्टाचार की गोंद से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दोनों का एक ही काम है, फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण की राजनीति। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में सभाएं कर रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए हैं। शहजादे नाम से संबोधित करते हुए अडानी अंबानी का मुद्दा भी उन्होंने जिक्र किया है। क्या कुछ उनके इस पूरे भाषण के मायने आप देख रही हैं तनु? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से देखिए कि नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार जो है वो कांग्रेस पर हमलावर भी हो रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी का नाम जो है उन्होंने पहली बार दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनको जो है देश के प्रधानमंत्री फायदा पहुंचाते हैं और उनको लगातार वो फायदा पहुंचाते भी रहेंगे आगे, जिस तरीके से हमने देखा। तो ऐसे में अडानी अंबानी का नाम पहली बार दिया, लेकिन कनेक्शन राहुल गांधी से इस बार नरेंद्र मोदी ने कर दिया और निशाना साधा। उन्होंने ये बात कही है कि 5 सालों से कांग्रेस के जो शहजादे हैं वो दिन रात एक ही माला जपते हैं, अडानी और अंबानी की माला वो जप रहे हैं, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्या उनके यहाँ जो नोट है वो पहुंच गए हैं बोरे में भरकर? तो उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। वही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लोगों ने मेरा 10 साल का काम देखा है और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। लेकिन जिस तरीके से तमाम बयानबाजी ऋषभ देखने को मिली है और कांग्रेस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो देश की समस्याओं की जननी ही कांग्रेस है और बीआरएस पर भी उन्होंने जो है वो निशाना साधा है। तो ये एक इस बार जो मोदी की गारंटी है और जो मोदी जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी भी जो है वो अंबानी अडानी से मिले हुए हैं। और जिस तरीके से हमेशा राहुल गांधी हमलावर रहते थे, इस बार नरेंद्र मोदी यहाँ पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने ये भी बात कही है कि भाजपा नेशन फर्स्ट जो है वो सिद्धांत में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना में फैमिली फर्स्ट सिद्धांत पर काम करते हैं और कांग्रेस और बीआरएस जो है वो परिवार द्वारा और परिवार के लिए ही है। तो जमकर उन्होंने निशाने साधे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कहने की उन्होंने कोशिश की है कि उनका कोई संबंध नहीं है अंबानी और अडानी से। उन्होंने ये कहा कि अब जो है कांग्रेस का संबंध है अंबानी से, क्योंकि उनके यहाँ पर नोट भरकर जो है वो हो सकता है कि बोरे पहुंच गए हो, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कहते उनके बारे में।
निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने तमाम बातों को लेकर भी निशाना साधा है, चाहे परिवारवाद का मुद्दा उठाया हो, तुष्टीकरण की राजनीति का, जिसे धार्मिक तुष्टीकरण लगातार वो अपनी सभा में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। लेकिन अगर अडानी और अंबानी का नाम अगर जिक्र किया जा रहा है, जो कि लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष और राहुल गांधी को घेरते नजर आए थे, तो क्या कुछ अब आगे की रणनीति बीजेपी की होगी? क्योंकि पीएम मोदी के हर भाषण के पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है कि आगे इसी मुद्दे पर अब भाजपा कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरती नजर आएगी, और क्या इसको लेकर अब सियासी वार पलटवार भी आगे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि जो विपक्ष है वो हमेशा से हमलावर रहा है बीजेपी के ऊपर, और अडानी अंबानी का मुद्दा एक ऐसा है जो बहुत गरमाया हुआ है। और कहीं ना कहीं ऋषभ, जब हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो फायदा पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पर ये भ्रम भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जो है वो दूर करना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो इस भाषण के पीछे भी उनकी ये वजह थी कि ये जो भ्रम लोगों के मन में है कि अंबानी और अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फायदा पहुंचाते, वो बिल्कुल गलत है। उनका कनेक्शन अब राहुल गांधी से है। तो यहाँ पर ये भी, और जिस तरीके से अब ये बयान सामने आया है, राजनीति जो है वो हलचल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और ये मुद्दा गरमाएगा। अब जो विपक्ष है वो और भी ज्यादा हमलावर होगा। और जिस तरीके से देखा है कि राहुल गांधी तो बिल्कुल बेबाक अंदाज में हमेशा प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं अब इस पर बयानबाजी भी शुरू होगी। और जिस तरीके से चुनाव का माहौल है ऋषभ, तो हर एक चीज जो है वो इफेक्ट करती है वोटर पे, तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा गरमाएगा और इसका भी इफेक्ट हमें ग्राउंड पे जरूर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि आगामी चरणों में इस मुद्दे पर काफी सियासी वार पलटवार देखने को मिलेंगे, और आज पीएम मोदी के भाषण से इस मुद्दे की शुरुआत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भी भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले विवादित रूप से लोगों पर विवादित बयान दिया है और कहा कि उनकी तुलना करते नजर आए हैं। सैम पित्रोदा ने इस वीडियो में कि सुना जा सकता है कि सैम पित्रोदा कहते नजर आए हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। वहीं पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। तो रंग भेद के आधार पर इस बयान को पीएम मोदी बता रहे हैं और सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि यह सही परिभाषा विविधता की नहीं है। तो ऐसे में अब इस एक बार फिर सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया है और उस पर आगे भी सियासत गरमा सकती है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, सैम पित्रोदा जो लगातार ऐसे बयान देते आए हैं जिसके चलते वो सुर्खियों में बने रहते हैं, इससे पहले संपत्ति टैक्स को लेकर जो बयान दिया था, काफी चर्चा है उस बयान की हुई, कांग्रेस को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। वहीं अब एक बार फिर बयान दिया है और इस बार उन्होंने विविधता की बात कहते हुए रंग भेद को आरोप यहां पर पीएम मोदी ने उनके बयान पर लगाए हैं कि रंग भेद जैसी बात यहां पर सैम पित्रोदा करते नजर आए हैं और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं किनारा इस बयान से किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप इरफान समझाएं, और क्या कुछ उनके बयान की मायने, कितनी सियासत आगे गरमा सकती है? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने जो बयान दिया है, वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने भारत के कई राज्यों के लोगों की तुलना की है कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने चीन को लेकर भी कहा है कि हमारे जो भारत के कुछ लोग जो जिस तरह उन्होंने बयान दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत लगातार गड़बड़ा रही है। आपको बता दूं, सैम पित्रोदा को 2009 में भारत भूषण से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार कई बार उन्होंने जो विवादित बयान दिए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़े हो जाते हैं। अभी जो वीडियो हाल ही में उन्होंने जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने भारत के कई राज्यों के लोगों की तुलना भारत के भारी देशों से की है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम आपस में एक है, आपस में बहन भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर विवाद जरूर खड़ा हुआ है। जिसको लेकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक रैली में कहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ और
जिस तरह पित्रोदा के बयान को लेकर विवाद खड़े हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति भी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए इरफान, जिस तरीके से 3 फेज में चुनाव हो चुका है और उससे पहले एक फेज में जो सैम पित्रोदा का बयान रहा संपत्ति टैक्स यानी तीसरे चरण के लिए लगातार पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और जमकर इस पर एग्रेसिव नजर आए थे। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने भाषण दिया है, कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, चमड़ी के आधार पर, रंग भेद के आधार पर इस पूरे बयान को वो खिलाफ बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा अब आगामी चुनाव के जो चरण बचे हुए हैं 4 चरणों में देखने को मिल सकता है और सियासत गर्मा सकती है? जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह सैम पित्रोदा का ये वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है, जिस तरह उसको लेकर कहीं ना कहीं बाकी के चरणों में, लोकसभा चुनाव के जो बाकी चरण रहेगा उसमें कहीं ना कहीं सियासत गर्माती नजर आ रही है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जरूर पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ सियासी तस्वीर आगे नजर आएगी। और कांग्रेस ने तो वैसे भी इस बयान से किनारा किया है कि आगे भी डिफेंडिंग मोड में कांग्रेस नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है, उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया है। मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आकाश आनंद मैच्योर नहीं है, वह अपरिपक्व हैं। आकाश के बीजेपी को लेकर दिए बयानों के बाद मायावती से चुनावी कैंपेन भी रद्द कर दिया। वहीं बीजेपी के बारे में आकाश आनंद की टिप्पणी सुर्खियों में रही थी, उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया, अब आकाश उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक नहीं रहेंगे। आकाश आनंद को पार्टी से हटा दिया गया है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपने भतीजे आकाश को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, आकाश आनंद को मायावती ने अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है और लगातार अब इस पर सियासत भी गरमाई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो बसपा पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बसपा पर निशाना साध रही है और उनका कहना है कि स्वतंत्र होकर मायावती अपनी पार्टी चलाती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक पार्टी को चला रही है। तमाम तरीके से मायावती भी घिरती नजर आई है। क्या कुछ इस पूरे बयान से हलचल मची हुई है? ऋषभ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद को ही उत्तराधिकारी पिछले साल दिसंबर में मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, वो कोऑर्डिनेटर उनको बनाया था। एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उस पर पार्टी की जिम्मेदारी चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन जो अभी हाल ही में उनके जो स्टेटमेंट आए हैं, सीतापुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की है कि जूते मारने लायक काम कर रहे आतंकवादी सरकार है। तो इनकी टिप्पणियों से बहुजन समाज पार्टी की जो पार्टी है उसकी छवि जरूर डैमेज हुई है। और यह तो कुछ दिन पहले अभी आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे, उनका स्टेटमेंट भी आया था और अपनी भूमिका, जो पार्टी में उनको जो इतनी बड़ी भूमिका दी गई थी, उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि बहुत लोगों को मौका दिया गया हमारी बड़ी इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन वो लोग चल नहीं पाए। अब मुझे भी ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। ये उनको पहले से ही उनके दिमाग में सेट था कि अगर मैं अच्छा बेहतर काम करूंगा तो मैं पार्टी में रहूंगा। लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग में उनको उत्तराधिकारी घोषित किया मायावती ने, तो उनको काफी अटेंशन मिल रही थी। वो जहां जाते थे लोग उनको सुनना पसंद करते थे, वो सभाएं करते थे, सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है और पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन आकाश आनंद ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया, सीतापुर में जाके उन्होंने सरकार के खिलाफ आतंकी सरकार करार दे दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, इससे बीएसपी की जो एक छवि है वो काफी डैमेज हुई है। और वहीं अगर हम विपक्षियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उनका सीधा स्टेटमेंट की ये प्राइवेट लिमिटेड की तरह जो है ये काम करती है बहन जी, और उनका सारा जो काम करने की जो नीति होती है वो तय होती है और एक कंपनी की तरह काम कर रही है वही। और उन्होंने जो भी फैसला लिया है, क्योंकि आकाश आनंद को उन्होंने करा दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जब वो उनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, उनको बोलना नहीं आ रहा है या वो सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे, परिपक्व नहीं है, इन मैच्योरिटी उनके अंदर है, तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि उनको हटाया। वहीं अगर विपक्षियों की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस,
तो ये शुरू से ही इन लोगों का आरोप रहा है बहुजन समाज पार्टी पर कि जो बहन जी है वो एजेंट की तरह काम करती है, गुपचुप तरीके से काम करती है, छुप के काम करती है, ये सीधे तरीके से बीजेपी की एजेंट है। अगर आकाश आनंद आए, उनको उत्तराधिकारी बनाए, वो बेहतर काम कर रहे थे, जो चीजें सही है उनको वो बोल रहे थे, जनसभाओं में चीजें सामने रख रहे थे, तो वो चीजें उनको सही नहीं लगी, इसलिए गुपचुप तरीके से उनको हटा दिया। क्योंकि मायावती बीजेपी के एंटी नहीं जाना चाहती है, उनके एजेंट बन के काम करना चाहती है। तो इस तरीके से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन मायावती ने देर रात कल उनको उनके अधिकार पद से हटा दिया है। जी ऋषभ। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, तमाम जो विपक्षी दल है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कि बसपा पर आरोप लगाते हैं कि बी टीम की तरह काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं, बैकडोर से समर्थन बीजेपी को देती आई है। लेकिन अगर जिस तरीके से इस पूरे आकाश आनंद के बयान का, जो बीजेपी के खिलाफ उनका बयान था, उस बयान को आधार बनाकर उन पर कार्रवाई की गई है, तो क्या इस तस्वीर को ये पूरी स्थिति और भी पुख्ता करती है कि ऐसा है? सियासी रूप से अगर देखें, जो विपक्ष पलटवार करता आया है, बाकी बसपा तो अपने तरीके से चल रही है। वंदना जी देखिए, ये सभी गठबंधन, देखिए अभी 2024 का चुनाव था, इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीतने का दावा कर रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और अब की बार 400 पार का दावा कर रही है और जीतने का भी दावा किया है उन्होंने। वहीं अगर विपक्षियों की बात करें तो देखिए, सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी एक तरफ होके गठबंधन करके इंडिया ब्लॉक गठबंधन नाम दिया, और एक पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ इंडिया ब्लॉक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। वहीं मायावती गठबंधन में न जाकर अकेला चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। तो इस पर भी विपक्षियों ने उन पे आरोप साधे हैं, उन पर काफी आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के फेवर में जो भी कैंडिडेट उतार रही हैं, जहां इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो जरूर वोटर्स काटने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है, उनकी एजेंट बन के काम कर रही है। तो ऐसा विपक्षी अक्सर उन पर आरोप लगाते हैं। जी बिल्कुल, कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 मई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आगे की बहस के लिए 13 मई की तारीख तय की है। और इससे पहले 2 मई को मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई ने जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में अब उनकी जो सुनवाई है वो 13 मई को तय की गई है, तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है, क्या कुछ फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है? ईडी और सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने साफ साफ कोर्ट में कहा था कि हमारा जो एक और केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जिस तरीके से हम थोड़ा और बिजी हैं, तो इनके कोर्ट के लिए इनकी जो फाइल है उन फाइल को तैयार करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। ईडी सीबीआई ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने जो है 4 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को अगली सुनवाई करेंगे। अब इसके ऊपर जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो केस 1.5 साल से चल रहा है, पिछले 1.5 साल से, उसको उस कोर्ट की फाइलें करने के लिए, तैयार करने के लिए इनको 1 हफ्ते का समय क्यों चाहिए? इनका फाइल तो तैयार हो जाना चाहिए था, तो अभी तक कोर्ट में हुआ क्यों नहीं? लेकिन कोर्ट ने जो है ईडी और सीबीआई को इनका मांग नहीं पूरा किया और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो 13 तारीख तक आपको यहाँ पर रिपोर्ट दायर करना है, उसके बाद ही अगली सुनवाई होगी। निश्चित, तमाम अपने तर्क हैं, ईडी सीबीआई के तर्क हैं, आम आदमी पार्टी के तर्क हैं, लेकिन 13 तारीख को देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात 5वीं और आखिरी खबर की, जहां हरियाणा सरकार के संकट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा है, और अब जबकि अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने वायदा किया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि ऐसा करने की जरूरत है तो वे हरियाणा सरकार को गिराने के समर्थन में देंगे। और जेजेपी में मार्च तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ा था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर जेजेपी लिखित में देती है कि विधानसभा में बीजेपी का समर्थन
नहीं करेगी तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अगर बीजेपी जेजेपी सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ नहीं रहेगी, बी टीम नहीं है, तो उन्हें तुरंत राज्यपाल को पत्र लिखना चाहिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, लगातार हरियाणा में सियासी संकट गहराया हुआ है, तमाम वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल क्या स्थिति है और जो दावे किए जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर अल्पमत में सरकार आ चुकी है, क्या कुछ स्थिति आप नजर देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए ऋषभ, जैसा कि कल हमारी इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि हरियाणा के अंदर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि किस तरीके से निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन एक सत्ताधारी पार्टी से छोड़कर 4 बजे रोहतक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को अपना समर्थन जताया, जो कि विपक्षी पार्टी है। और इसी के साथ साथ ऋषभ, आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में अभी काफी हलचल जो है हरियाणा की राजनीति के अंदर चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इस समय भाजपा के पास उतने पर्याप्त विधायक नहीं है जितने मेजोरिटी में होने के लिए चाहिए। 43 विधायकों की जो है इस वक्त जरूरत थी, पर पर्याप्त विधायक ना होने के कारण अब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सप्ताह के अंदर मेजोरिटी शो करने लायक नहीं बची है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है, हाल ही में दुष्यंत चौटाला का बयान जो है सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जुड़ने का भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। उसी पर जवाब देते हुए भूपेंद्र हुड्डा को पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये बात कही कि भूपेंद्र हुड्डा का सपना जो है हम पूरा नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, सियासी रूप से तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण हुआ क्या कुछ आगे की स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंखिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे दें, जहां हरियाणा में सियासी संकट गहराया हुआ है और 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरें, जहां पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सैम पित्रोदा का बयान हो जिससे एक बार फिर सियासत गरमाई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और यहां पर हरियाणा में सियासी संकट गहराया हुआ है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।